मैं अमर उजाला के लिए संवाद से संजय वर्मा। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भिवानी जैसे पिछड़े क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलगुरु के तौर पे प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी जी ने यहाँ की बेटियों और पिछड़े क्षेत्र के इलाके में शिक्षा में नए बीजारोपण के लिए बेहतरीन कार्य किया है। जी, आपका नमस्कार। नमस्कार। हम कुछ आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले 10 सालों में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक हम एजुकेशन के क्षेत्र में भिवानी जिले को कहां तक पहुंचा पाए हैं और प्रधानमंत्री का ये लक्ष्य है 2030 तक नई शिक्षा नीति को लागू करने में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने अपने अधीनस्थ विद्यालयों में कितना योगदान दिया है, इसमें आपका क्या नजरिया है? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय 2014 में स्थापित हुआ और 11वें साल में वो चल रहा था। तब भी 11 साल की छोटी जर्नी होती है जहां तक एक विश्वविद्यालय के विकास की बात करें, लेकिन इस विश्वविद्यालय ने शुरुआत से ही एक अच्छी पहल करी। साइंस के विषय लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन कार्यक्रम चलाना, ये अपने आप में एक अच्छी पहल थी। सभी वाइस चांसलर्स ने अपने अपने समय अवधि में इस यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने का भरसक प्रयास किया है। आज हम एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं जब हमारी रिसर्च, हमारी एनरोलमेंट, हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स लगातार नए से नए हम प्रयोग उनमें कर रहे हैं और भिवानी और आसपास के सभी जो विद्यार्थी हैं उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति एक गेम चेंजर है जो केवल विद्यार्थियों को केवल नौकरी लेना नहीं के लिए प्रेरित करती, बल्कि उनके होलिस्टिक विकास की तरफ ध्यान देती है। हम जब शिक्षा लेने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अक्षर ज्ञान है, साइंस का ज्ञान है, तो हम इस दुनिया के बारे में ज्ञान ले रहे हैं और ये ज्ञान इसलिए है क्योंकि हमें एक नौकरी चाहिए। लेकिन इस स्थिति से समस्याएं बढ़ी हैं। हम जब भारत की कल्पना कर रहे हैं कि वो 2047 में विकसित भारत हो जाएगा, तो केवल नौकरियों के आधार पर नहीं होगा। हमें अपने युवा शक्ति को रोजगार परक बनाना है जिसमें स्वरोजगार शामिल होगा। हमें उनको ऐसे तैयार करना है कि वो केवल नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। तो यह विश्वविद्यालय पिछले 2 सालों में उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि नवाचार करते हुए बच्चे जो हैं वो नए से नए काम अपने स्थापित कर लोगों के लिए रोजगार का साधन दें और देश को विकसित बनने के रास्ते पर आगे बढ़ें। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के देश की उच्च रैंकिंग विश्वविद्यालयों में शामिल करवाने के लिए आपकी क्या कार्य योजना? देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय को उच्च रैंक तभी मिलता है जब वह अपने ग्राउंड स्तर पर अच्छा सा कार्य करता है। केवल एकेडमिक प्रोग्राम को ही अच्छा बनाना नहीं है, उसके आउटकम क्या है, यानी कि पढ़ने के बाद हमारा विद्यार्थी कितना सक्षम हुआ है नौकरी प्राप्त करने के लिए या स्वरोजगार के लिए। तो उन्हीं चीजों के ऊपर रैंकिंग निर्भर नहीं करती है। उसके अतिरिक्त कई अन्य आयाम भी होते हैं, जैसे रिसर्च एक कंपोनेंट है, को करिकुलर एक्टिविटीज का कंपोनेंट है, कम्युनिटी आउटरीच का जो कार्यक्रम है वो भी हमें उसके अंदर एक रास्ता देता है। तो हम इन सभी आयामों पर बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। हम पिछले 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि नैक एग्रीडिटेशन के लिए हम अप्लाई करें, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके कुछ समय के पश्चात ही नैक पोर्टल के ऊपर हम अप्लाई करना बंद कर दिया था, यानी बंद हो गया था। अब इन नए सिस्टम को इवॉल्व किया जा रहा है और हम इस इंतजार में हैं कि जल्दी से जल्दी हमें वो पोर्टल खुला हुआ मिले और हम अपनी यूनिवर्सिटी को एग्रीडिटेशन में लेके जाएं। उसके अतिरिक्त NIRF में हम लगातार अपना नामांकन भरते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है, और वो केवल इसलिए है क्योंकि हम अपना आंकलन सही रूप से कर सकते हैं, इसलिए सत्यापन ज्यादा जरूरी होता है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में गठन के बाद अनुसंधान और खेलों के क्षेत्र में क्या कदम उठाए गए हैं? अनुसंधान के क्षेत्र में केवल हम रेगुलर टीचर्स ही उसके अंदर रिसर्च नहीं करते हैं,
हम अपने जितने भी टेम्पररी टीचर्स हैं उनको भी रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनकी एनुअल असेसमेंट के अंदर रिसर्च एक बड़ा कंपोनेंट होता है। इसी वजह से हमारी जो टोटल पब्लिकेशंस हैं वो भी काफी बड़ी हैं। हमारे अभी तक लगभग 62 पेटेंट जो है वो हम फाइल कर चुके हैं या ग्रांट हो चुके हैं या पब्लिश हो चुके हैं। हमारी पब्लिकेशंस में 2025-26 में 29 पब्लिकेशंस हो चुकी हैं। 24-25 में हमने लगभग 128 पब्लिकेशंस की थी। हमारी जहां तक किताबों का सवाल है, हम पिछले साल हमारे टीचर्स ने लगभग 35 किताबें लिखी थी। अब की बार हम 15 किताबें लिख चुके हैं, बाकी अभी और लिखी जानी है। इसके अतिरिक्त हमारे पास 14 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पीएचडी कार्यक्रम चल रहा है और पीएचडी में हमारे पास काफी छात्र इनरोल्ड हैं। लगभग 118 छात्र जो है छात्र छात्राएं हमारे पास स्कॉलर्स जो हैं पीएचडी में हैं। अब ये पीएचडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये रिसर्च को एक बूस्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त हम बाहर की जो संस्थाएं हैं वहां पर भी प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं और हमें काफी प्रोजेक्ट्स हमें मिले भी हुए हैं। लगभग हमारे पास इस समय यूनिवर्सिटी के पास 6 प्रोजेक्ट इस समय है। इसके अतिरिक्त भी हमने अपनी ही यूनिवर्सिटी लेवल पर एक सीड मनी प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं हर साल और इस साल भी इनवाइट कर ली हैं। जल्दी ही प्रोजेक्ट्स लोकल प्रॉब्लम्स के ऊपर वो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। नए कोर्सेज लेकर यूनिवर्सिटी की क्या कार्य योजना है? हर साल हम नए कार्यक्रम देखते हैं ज़रूरत के हिसाब से। बहुत सारे कार्यक्रम हमने लास्ट ईयर भी चलाए थे जिसमें हमने सेमीकंडक्टर का कोर्स भी चलाया था, लेकिन हमें उसका कोई टेकर नहीं मिला। लेकिन अब की बार हमारे इस विद्यार्थी जो है वो सेमीकंडक्टर का एड ऑन कोर्स कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त हमने जहां तक कार्यक्रमों की बात है, हमने लगभग 43 कार्यक्रम हमारे यूजी पीजी के हैं। उसके कुल मिलाकर 75 कार्यक्रम हैं, एकेडमिक प्रोग्राम है जो हमारे यहाँ चल रहे हैं। इस बार हरियाणा में सबसे पहल करते हुए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने वीकेंड कोर्सेज शुरू किए, जो 17 जिनकी संख्या है जो वीकेंड पर चलते हैं। ये वीकेंड कोर्सेज जो है वास्तविकता में जब हमने शुरू किए तो हमारी जो लिमिटेशंस थी उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया। हमारे पास बिल्डिंग्स की कमी थी, क्लासरूम कम थे, लेकिन हम चाहते हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार हम बच्चों को रोजगार परक कोर्सेज करवाएं। प्लस एनईपी ये भी एनेबल करती है एक स्टूडेंट को कि वो एक ही साथ 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट करे ले सकता है। तो बच्चों को साइमल्टेनियसली 2 डिग्रीज या डिप्लोमा उपलब्ध कराने के लिए हमने ये विकल्प ढूंढा और हमने अपनी लिमिटेशन को ही हमने अपनी स्ट्रेंथ बनाई। और मुझे ये आपको जानकर खुशी होगी कि यह विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय हरियाणा में जो वीकेंड कोर्सेज जो कि सब प्रोफेशनल नेचर के हैं वो वीकेंड कोर्सेज दे रहा है। मैं सभी को आपके माध्यम से आह्वान करती हूँ कि इन प्रोग्राम्स का भरपूर फायदा उठाए। लिए क्या कुछ करा, क्योंकि भिवानी खेल हब है और यहाँ मिनी क्यूबा है, अच्छे खिलाड़ी हैं जो विश्व स्तर पर अपना नाम भिवानी का रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे में खेल को लेकर यूनिवर्सिटी क्या करे? ये यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो ये बनाई गई थी एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी थी विद ए थ्रस्ट ऑन स्पोर्ट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यद्यपि हम भिवानी जिले में हैं और भिवानी जिले को मिनी क्यूबा कहा जाता है और यहाँ से बहुत से खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के पास स्पोर्ट्स का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अभी हाल में ही हमने एक ग्राउंड की तैयारी की है। हमारे 2 प्रोजेक्ट्स खेलो इंडिया में भेजे जा रहे हैं, जिसमें से भेज चुके हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेरी है जिसको पूरा किया जा रहा है। एक इंडोर स्टेडियम का और दूसरा ऑल वेदर स्विमिंग पूल का। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हम खेलो इंडिया में भेज रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि केंद्र की मदद के साथ हमें ये प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और इन प्रोजेक्ट से केवल इस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं नहीं बल्कि पूरे जिले और आसपास के जो युवा हैं उनको फायदा मिलेगा। और अभी आपसे साझा करती हूँ कि अभी रिसेंटली पिछले महीने ही हमारी एक छात्रा साउथ एशियन चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में फर्स्ट गोल्ड मेडल लेके आई। एक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी के अंदर उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो बच्चियां बहुत ही टैलेंटेड हैं, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और भिवानी क्या हरियाणा का नाम भी ऊंचा करेंगे। मुझे उम्मीद है जिस तरह की नीति खेल नीति हरियाणा सरकार की है और जिस तरह की प्राथमिकता खेलों को हरियाणा सरकार दे रही है, इस यूनिवर्सिटी को भी अनुदान मिलेंगे और जल्दी से जल्दी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम खेलों का दे पाएंगे। आपके कार्यभार संभालने के बाद आपने स्वर्ण जयंती महाविद्यालय की शुरुआत की है।
इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा है? स्वर्ण जयंती कॉलेज एक्चुअली पहले मेरे आने से पहले ही ये निर्धारित हो चुका था। मेरे आने पर कुछ शुरू किया हमने। हम यहाँ पर एक्चुअली जितने भी कोर्सेज हैं वो सब हम ऐसे कोर्सेज लेके आ रहे हैं जिनके अंदर हम या तो इंटर्नशिप एम्बेडेड होगी या फिर हम किसी बिजनेस पार्टनर के साथ या किसी भी कंपनी के साथ हम उनको पार्टनरशिप के साथ चला रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे पास 2 तरह की बीसीए चल रही है और दोनों जो है इंडस्ट्री से टाई अप है। एक प्रोग्राम में तो ऐसा है कि 1 साल के लिए बच्चे जो हैं वो वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए चले जाएँगे और इस तरह हमारे पास जो वीकेंड प्रोग्राम्स हैं वो भी इंडस्ट्री से इंटीग्रेट हुए हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स को इंडस्ट्री से इंटीग्रेट किया जा रहा है, केवल करिकुलम डेवलपमेंट के लिए नहीं, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के लिए भी किया जा रहा है। बहुत से एमओयू हमने कर लिए हैं इंटर्नशिप के लिए। गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स हैं जैसे पीएम पोर्टल है, एक जो है एआईसीटी का पोर्टल है। इन सभी पोर्टल्स पर बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। उसके अतिरिक्त हमने एक सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट भी तैयार कर लिया है और शीघ्र ही पलवल यूनिवर्सिटी से मेरी बातचीत हो रही है। हम उनके साथ टाई अप करके ये जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, ये भी बच्चों की जो है इंटर्नशिप के लिए खोल देंगे। यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को रिहायशी सुविधा देने के लिए कहाँ तक कदम उठा रही है? हमारे पास इतने इंटरनल रिसोर्सेज नहीं है कि हम स्वयं अपने बूते पर हॉस्टल्स निर्माण कर सकें। ये भी एक दुख की बात है कि 11 साल होने के बावजूद भी हमारे पास एक भी हॉस्टल नहीं है। लेकिन एक सुखद समाचार मेरे आने के बाद हुआ, पहले अप्लाई किया जा चुका था। पीएम जो प्रोग्राम है उसके तहत हमें एक 12.5 करोड़ का महिला छात्रावास अलॉट हो गया है। हम इंतजार कर रहे हैं कब हमारे मुख्यमंत्री हमारे इस तरफ आएंगे तो हम उनके हाथ से ये आधारशिला रखवाएं। आज के समय में युवाओं को नौकरी के लिए का इच्छा रहती है, तो डिस्टेंस कोर्सेज को लेकर के आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, डिस्टेंस कोर्सेज के लिए एक यूनिवर्सिटी को एक खास तरह का ग्रेड प्राप्त होना चाहिए, जो हमारी यूनिवर्सिटी के पास अभी नहीं है। हमें नैक की मान्यता नहीं है अभी, तो हम डिस्टेंस एजुकेशन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक मूक प्रोग्राम्स होते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिनको मूक प्रोग्राम्स कहते हैं, और यूजीसी की गाइडलाइंस के तहत 40% ऑफ द सिलेबस कैन बी कवर्ड थ्रू मूक। तो बच्चे चाहें तो वो मूक कोर्सेज ले सकते हैं। यूजीसी के प्रावधान के अनुसार इधर थ्रू मूक और ऑनलाइन, तो अगर हम चाहें तो हमारा एक एमओयू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ भी हो गया है और मैंने आह्वान किया है अपने डिपार्टमेंट्स को कि वो भी वहां पर जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उनके साथ हम टाई अप कर सकते हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो अपने पाठ्यक्रम का कुछ हिस्सा 40% हिस्सा ऑनलाइन और मूक के थ्रू ले सकते हैं। रिसर्च को लेकर यूनिवर्सिटी का क्या प्रयास है और कहाँ तक पहुंचे हैं? मैंने आपको अभी पहले बता ही दिया कि रिसर्च के प्रति हम गंभीरता से विचार करते हैं। हमारे जो एनुअल असेसमेंट होती है टीचर्स की, उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रिसर्च होता है। चाहे वो रेगुलर टीचर हैं, चाहे वो पार्ट टाइम टीचर्स हैं, सभी टीचर्स के लिए जो टेम्परेरी टीचर्स के लिए भी हम कुछ पेपर पब्लिकेशन मस्ट करते हैं जो कि यूजीसी केयर लिस्ट में हो, और ये सभी टीचर्स बहुत ही मेहनत से उनमें छापते भी हैं। इसलिए हमारा रिसर्च बेस ठीक है। जहाँ तक हमारा हाई इंडेक्स नंबर है वो लगभग हम 41 पर है। आई इंडेक्स जो है वो हमारा 110 है। प्रोजेक्ट्स हम बाहर से भी लेते हैं, इंटरनली भी हम प्रोवाइड करते हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स हम इस समय अगले महीने आप देखेंगे कि हम पीएचडी के लिए एडमिशन्स फिर करने जा रहे हैं। 6 महीने के बाद हमें करना होता है तो हम कर रहे हैं, और जितना भी हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल है हम सभी सीट्स ओपन करके अपनी संख्या पीएचडी की छात्रों की बढ़ाएंगे, तो जिससे हमारे शोध को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति धर्माणी जी ने हमारे सवालों का बखूबी जवाब दिया है और हम ये चाहेंगे कि भिवानी जैसे पिछड़े क्षेत्र में यूनिवर्सिटी अल्प समय में ही और इतना विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कुछ संसाधन और एजुकेशन का यहाँ एक हब के तौर पर बनने जा रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भी आपको बताना जी चाहूंगी जी जो जी। हमने अभी लॉन्च की है। हमने कुछ डिपार्टमेंट नए शुरू किए इस बार, और उसमें से एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी था। तो जब ये म्यूजिक और थिएटर के कोर्सेज शुरू हुए तो मेरे पास 65 साल से ऊपर के वृद्ध 2 लोग आए एडमिशन लेने के लिए। तो
मैं बड़ी सन भी थी कि इतनी उम्र में भी उनको सीखने की लालसा थी, तो मुझे उनसे एक प्रेरणा मिली कि जीवन के अंतिम पड़ाव में भी जीवन जीने की इतनी ललक अगर उनमें है, तो संस्थान उनको पढ़ने के लिए मौका क्यों ना दे। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप अपने जैसे कुछ लोगों को मेरे पास मिलवा सकते हो? तो उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद ही 36 लोगों की लिस्ट दे दी और कहा कि हम योग सीखना चाहते हैं और म्यूज़िक सीखना चाहते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी उनको योग और म्यूज़िक दोनों सिखाती है। एक ये प्रैक्टिस हमने शुरू की, दूसरी हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उसको छात्र-छात्राओं को मैंने देखा कि वो सारा दिन मोबाइल पर काम करते हैं और नकारात्मक दृष्टिकोण उनकी कम हो, इसके लिए एक प्रयास हो कि हम उनको एक रचनात्मक और क्रियात्मक चीज़ों में लगाएँ। तो हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है, जिसको हम ओपन क्लासरूम्स कहते हैं, जिसमें म्यूज़िक थिएटर के लोग यहाँ पर खुले में क्लास लगाते हैं। कोई भी बच्चा आए, कुछ भी सीख सकता है और ये प्रयास भी हमारा बहुत अच्छा हुआ। 2-2 घंटे की क्लास लगी, लेकिन 2-2 घंटे बच्चों ने मोबाइल फ़ोन्स पर अपना देखा नहीं, सोशल मीडिया पर एक्सेस नहीं किया। तो जिससे मुझे ये भावना मेरे मन में सुदृढ़ हुई कि ओपन क्लासरूम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एनईपी ये कहता है कि हर बच्चे को खुली छूट होनी चाहिए, वो जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ना चाहे, वो पढ़ने दिया जाना चाहिए। तो ये ओपन क्लासरूम्स एक तरह की नया ट्रेंड पैदा करेंगे और बच्चे को जो वो विषय पाठ्यक्रम में नहीं भी पढ़ रहा, उसको भी सीखने का मौका उसमें मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।